एवरीवन वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मराठा साम्राज्य। और मराठा साम्राज्य से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो और या फिर बिहार एसआई का एग्जाम हो, उसमें जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मराठा साम्राज्य में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग शिवाजी के बारे में। शिवाजी महाराज जी का जो जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में, या शिवनेर के दुर्ग जुन्नार में हुआ था। ठीक है। उनके पिताजी थे शाहजी भोसले शिवाजी के पिताजी, और उनकी माता का नाम था जीजाबाई। पूछा जाता है कि शिवाजी पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका था, तो उसकी माता जीजाबाई का सबसे ज़्यादा प्रभाव शिवाजी पे था। उसके गुरु थे रामदास। शिवाजी के जो गुरु थे वो रामदास थे। वहीं पे अगर शिवाजी की संरक्षक की बात करें तो दादा कोंडदेव जो थे शिवाजी के संरक्षक थे। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है कि शिवाजी पे किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव था, तो अभी बताएं शिवाजी पे उसकी माता जो थी जीजाबाई, उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव था शिवाजी पे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी पे किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव था, तो माता जीजाबाई का था। सबसे पहले शिवाजी का जो अभियान था वो 1644 ईस्वी में तोरन के किला पे अधिकार कर लेते हैं शिवाजी। सबसे पहले ये उसका सबसे पहला अभियान रहता है जिसमें उन्होंने तोरन के किला पे अधिकार करते हैं। तो शिवाजी के द्वारा तोरन के किला पे पूछे अधिकार कब किया गया था, तो 1644 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपना राजधानी बनाता है। तो पूछा जाए कि शिवाजी का राजधानी कहाँ पे है, तो रायगढ़ जो है शिवाजी की राजधानी थी। और कब बनाया गया था रायगढ़ को राजधानी, तो 1656 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। अगला है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पुरंदर का जो संधि हुआ था वो शिवाजी और जय सिंह के बीच हुआ था। जय सिंह जो थे मुगल सेनापति थे और शिवाजी के साथ उन्होंने पुरंदर की संधि करते हैं। और कब करते हैं, तो 1665 ईस्वी में। ये ईस्वी आप लोग जरूर याद रखेंगे। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है शिवाजी और जय सिंह के बीच में। ठीक है। उसके बाद है कि शिवाजी का राज अभिषेक कब होता है। शिवाजी का राज अभिषेक 1674 ईस्वी में होता है। और कहाँ पे होता है, तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो रायगढ़ जो उसकी राजधानी थी वहाँ पे हुई थी। कब हुई थी, तो 1674 ईस्वी में हुआ था। और पूछे कि किसके द्वारा किया गया था राज्याभिषेक, तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक किया गया था गंगा भट्ट नाम के एक बनारस के विद्वान पंडित थे, जिसके द्वारा शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, तो गंगा भट्ट के द्वारा। ठीक है। गंगा भट्ट के द्वारा क्या किया गया था, शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था। और कहाँ किया गया था, रायगढ़ में। गंगा भट्ट कहाँ के थे, तो गंगा भट्ट वाराणसी के पंडित थे। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है दोस्तों कि शिवाजी को 2 उपाधि प्राप्त था। एक हैंदव धर्मोधारक। हैंदव धर्मोधारक का जो उपाधि था वो किसको दिया गया था, तो शिवाजी को दिया गया था। और दूसरा है क्षत्रिय कुलावतंस। ये किसका उपाधि था, ये दोनों जो है दोस्तों वो शिवाजी का क्या था, उपाधि था। ठीक है। तो ये दोनों को आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं शिवाजी के प्रशासन व्यवस्था से, जिसमें 8 मंत्रियों का एक संघ हुआ करता था जिसको अष्टप्रधान बोला जाता है। इससे काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शिवाजी के जो 8 मंत्री और जिसको अष्टप्रधान बोला जाता था, कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि अष्टप्रधान का संबंध किस शासक से है, तो दोस्तों अष्टप्रधान का जो संबंध है वो किससे है, तो शिवाजी से है। ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद होता था पेशवा। पेशवा जो होता था संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षक और निरीक्षक होता था। इसको प्रधानमंत्री भी बोला जाता है। ठीक है, पेशवा। दूसरी नंबर पे ये आमत या मजमूदार जो होते थे वो वित्त मंत्री होते थे। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा कि शिवाजी के अष्टप्रधान में जो आमत होते थे उसका संबंध किससे होता था, या मजमूदार होते थे, तो वो होते थे दोस्तों वित्त मंत्री होते। ठीक है। अगला है वाक्यानविश। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। जो कार्यों का रिकॉर्ड रखते थे शिवाजी के अष्टप्रधान में, जो कार्यों का रिकॉर्ड रखते थे उसको क्या बोला जाता था, तो वाक्यानविश बोला जाता था। अगला है चिटनीस और सुरुनविश। चिटनीस बोलिए या सुरुनविश बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। ये जो थे पत्राचार विभाग और डाक विभाग के जो अध्यक्ष होते थे उसको बोला जाता था चिटनीस। ये शिवाजी के डाक विभाग के अध्यक्ष होते थे। अगला है सेनापति, जिसको सर ए नौबत भी बोला जाता था। सेनापति को क्या बोला जाता था, सर ए नौबत बोला जाता था, जो क्या करते थे, सेना का नेतृत्व करते थे शिवाजी के प्रशासन में। अगला है दबीर या सुमंत। तो सुमंत जो होते थे वो होते थे विदेश विभाग के मंत्री। विदेश विभाग के जो अध्यक्ष होते थे शिवाजी के
अष्टप्रधान में उसको क्या बोला जाता था, तो सुमंत बोला जाता था। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत किसको बोला जाता है, तो उसके विदेश विभाग को बोला जाता है। अगला है पंडित राव या दान अध्यक्ष। पंडित राव या दान अध्यक्ष जो होते थे, जो धार्मिक मामलों में छत्रपति को सलाह देते थे। तो शिवाजी को या छत्रपति को जो सलाह देते थे वो कौन देते थे, तो जो कि दाना अध्यक्ष होते थे या पंडित राव बोला जाता था उनको, वो देते थे। आगे अगला है न्यायाधीश। न्यायाधीश तो पता ही है आप लोगों को, जो न्याय विभाग था उसका प्रमुख जो होते थे वो न्याय विभाग के प्रमुख न्यायाधीश कहलाते थे। तो ये थे शिवाजी के अष्टप्रधान। ये जो कि किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग इसको जरूर अच्छे से याद कर जाएं सारे पॉइंट को अष्टप्रधान से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखते हैं मराठा साम्राज्य के में जो कर लगते थे उसमें किस तरीके से व्यवस्था थी। तो एक होता था चौथ और दूसरा होता था सरदेशमुखी। शिवाजी के और मराठा साम्राज्य में दो तरह के कर थे, एक था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी जो होता था दोस्तों मराठा कर, इसमें कितना होता था, भू राजस्व का 25% या 1/4% भाग दिया जाता था। कितना दिया जाता था, 25%, 1/4 भाग। और इसका जो वसूली करता था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, चौथ का वसूली जो किया जाता था किसके द्वारा किया जाता था, तो वो किया जाता था कामविसदार के द्वारा। तो पूछा जाए कि क्वेश्चन कि कामविसदार कौन होते थे शिवाजी प्रशासन में, तो वो होते थे, या मराठा काल में तो वो होते थे जो चौथ को वसूली करते थे, उसको क्या बोलते थे, तो कामविसदार बोलते थे, चौथ के वसूली करने वाले को। अगला है सरदेशमुखी। सरदेशमुखी जो लिया जाता था, विजित क्षेत्र से राजस्व प्राप्त किया जाता था और कितना प्राप्त किया जाता था दोस्तों, 10, 1/10 भाग, या फिर इसको 10% भी बोलिए, ठीक है, 10% या 1/10 भाग प्राप्त किया जाता सरदेशमुखी। तो चौथ कितना था, 25%, और सरदेशमुखी जो प्राप्त था वो 10%। सरदेशमुखी किसको दिया जाता था, तो सरदेशमुखी जो दिया जाता था दोस्तों, इसमें बोला जाता था छत्रपति जो होते थे वो सरदेशमुख महाराष्ट्र का प्रधान होते थे छत्रपति, और उसको क्या दिया जाता था, सरदेशमुखी, ठीक है। इसमें सैनिक को नगद वेतन भी देना पड़ता था, ठीक है। अब है शिवाजी के नौसेना मुख्यालय। शिवाजी का पूछा जाता है कि शिवाजी के समय नौसेना काफ़ी विकसित थी, और शिवाजी के जो नौसेना के मुख्यालय थे वो कहाँ पे था, तो वो था दोस्तों कोलाबा में। कोलाबा में क्या था, शिवाजी के नौसेना का मुख्यालय था। अगला पॉइंट है इसकी मृत्यु कब हुई थी। शिवाजी की मृत्यु दोस्तों 1680 ईस्वी में हो गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स जो कि शिवाजी से है जोड़ के बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लें, ठीक है। अगला पॉइंट पे चलते हैं। शिवाजी के मृत्यु के बाद उसके बेटा संभाजी मराठा साम्राज्य के छत्रपति, नए छत्रपति बनते हैं कौन, संभाजी, ठीक है। संभाजी को 1689 ईस्वी में मुकरब खान नाम का औरंगजेब का एक अधिकारी रहता है, जो कि संगमेश्वर पे छापा मार के संभाजी, साहू और उसकी मां तीनों को गिरफ्तार कर लेते हैं, और उसके बाद औरंगजेब के पास ले जाते हैं। औरंगजेब ने संभाजी को मौत के घाट उतार देते हैं, मतलब उसकी मृत्यु कर मार देते हैं। संभाजी को कौन, तो औरंगजेब मार देता है, ठीक है। उसके बाद उस संभाजी का जो बेटा रहता है, जो कि मतलब कौन हुआ, संभाजी का बेटा, मतलब ये शिवाजी का पोता रहता है साहू, जिसको कैद कर लिया जाता है और उसकी माँ को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब इस साहू को कैद कर लिया जाता है, तो जो सत्ता है वो आ जाता है मराठा साम्राज्य का, और राजा राम के पास आ जाता है। राजा राम कौन रहता है, तो राजा राम जो है दोस्तों वो शिवाजी का छोटा भाई रहता है, वो इसका मराठा साम्राज्य का उसके बाद नेतृत्व करता है, किसके बाद, संभाजी के बेटा के बाद, ठीक है, संभाजी के बाद, ठीक है। और 1700 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। 1700 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसकी एक पत्नी रहती है ताराबाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है दोस्तों, ताराबाई से। ताराबाई जो कि राजा राम की पत्नी रहती है, वो राजा राम के 1700 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के बाद वो मराठा साम्राज्य का शासन चलाती है। किसके मदद से, उसका एक पुत्र होता है राजा राम, और ताराबाई दोनों का एक पुत्र होता है कौन, शिवाजी द्वितीय, जिसका नाम रहता है शिवाजी द्वितीय। इसको छत्रपति घोषित कर दिया जाता है, और ताराबाई शासन चलाती है राजा राम के मृत्यु के बाद, ठीक है। तो छत्रपति घोषित कर दिया जाता है किसको, शिवाजी द्वितीय का, लेकिन शासन पे जो प्रभाव रहता है वो ताराबाई के रहता है, ठीक है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु होते ही बहादुर शाह शासन पे बैठता है मुगल साम्राज्य के। वो क्या करता है, साहू को, जो कि मुगल कैद में रहता है, साहू जो कि शिवाजी का पोता रहता है, उसको छोड़ देते हैं, मुगल कैद से आज़ाद कर देता है। उसके बाद जब साहू आज़ाद होता है तो अकबर द्वितीय और ताराबाई जो कि मराठा साम्राज्य का शासन कर रहती है उसके पास जाता है, और वो सत्ता पे अपना दावेदारी पेश करता है। इसके बाद अब क्या होता है, साहू
और ताराबाई के सत्ता पर दावेदारी पेश करता है। साहू जो कि मुगल कैद से आज़ाद होता है और ये बोलता है कि सत्ता अब मुझे चाहिए, सत्ता पर दावेदारी पेश करता है। अब जैसी दावेदारी पेश करेगा तो उधर दोनों के बीच क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। उसी युद्ध को नाम दिया गया है खेरा का युद्ध। खेरा का युद्ध दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। खेरा का युद्ध जो हुआ था 1707 ईस्वी में, और इसमें साहू के साथ युद्ध हुआ था। किसका? ताराबाई ताराबाई और कौन, जो कि उसका था शिवाजी द्वितीय, उसके बीच युद्ध हुआ था, जिसमें साहू क्या होता है, विजय हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है खेरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1707 ईस्वी में हुआ था। साहू और ताराबाई के बीच हुआ था, जिसमें साहू विजय रहता है। उसके बाद साहू का राज्याभिषेक किया जाता है 708 ईस्वी में, और कहाँ पे किया जाता है, तो सतारा में किया जाता है। सतारा में साहू का राज्याभिषेक किया जाता है। ठीक है, अब उस एक व्यक्ति और है जो कि साहू के युद्ध में सहायता करते हैं, जो उभर के आते हैं। उसका नाम है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, जिसका शासनकाल है 1713 से 20 तक। साहू ने इसे पेशवा बनाया है। ठीक है, साहू जब छत्रपति बनता है तो बालाजी विश्वनाथ, जो कि उसको ताराबाई के खिलाफ युद्ध में सबसे ज़्यादा सहयोग किया रहता है, उसको पेशवा बनाता है। और 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा के रूप में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पूछे पहले पेशवा कौन थे, तो बालाजी विश्वनाथ। और कब बने थे, 1713 ईस्वी में। साहू का संघर्ष में सबसे ज़्यादा साथ दिया था कौन, बालाजी विश्वनाथ जो थे, साहू को सबसे ज़्यादा साथ दिया था। इसके बाद क्या हो जाता है, पेशवा जो होता है धीरे धीरे शक्तिशाली होता चला जाता है, और छत्रपति जो कि नाम मात्र का शासक रह जाता है। पहला छत्रपति कौन था जो कि पेशवा बनाया था, तो छत्रपति हो जाएगा साहू। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ 1719 ईस्वी में सैयद बंधु का साथ देते हैं फर्रुखसियार को गद्दी से हटाने में। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ 1719 ईस्वी में सैयद बंधु का साथ देते हैं, जो कि फर्रुखसियार को गद्दी से मतलब उतार के फिर किसको बनाते हैं, दूसरा शासक बनाते हैं मुगल साम्राज्य का। ठीक है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है 1720 ईस्वी में। बालाजी विश्वनाथ का मृत्यु हो जाती है। तो पहले पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ, और इसकी मृत्यु हो जाती है 1720 ईस्वी में। इसको कब पेशवा बनाया गया था, तो 1713 ईस्वी में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, उसके बाद जो पेशवा बनते हैं वो बनते हैं बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल है 1720 से लेके 1740 तक। 1720 से लेके 1740 तक का कार्यकाल है बाजीराव प्रथम का। ठीक है, बाजीराव प्रथम के काल में पालखेरा का युद्ध हुआ था 7 मार्च 1728 ईस्वी में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, खेरा का युद्ध या पालखेरा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो बाजीराव प्रथम और निजाम शासक जो हैदराबाद का निजाम रहता है उसके बीच हुआ था, जिसमें बाजीराव प्रथम जीत जाते हैं और निजाम की हार होती है। तो पूछा जाए पालखेरा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो बाजीराव प्रथम के बीच और निजाम के बीच है। निजाम कहाँ के शासक थे, तो हैदराबाद के शासक थे। और पालखेरा का युद्ध का डेट पूछे तो 7 मार्च 1728 हुए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये युद्ध जो होता है वो खत्म होता है, पालखेरा का युद्ध एक संधि होती है मुंगी शिवगांव की संधि के साथ ये युद्ध खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दिल्ली पे आक्रमण करते हैं। बाजीराव के नेतृत्व में पहला पेशवा रहता है जो कि दिल्ली पे आक्रमण करता है। बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पे आक्रमण कर देता है। कब, 29 मार्च 1737 ईस्वी में। 29 मार्च 1737 को बाजीराव प्रथम दिल्ली पे आक्रमण करते हैं, और पहला पेशवा होता है जो कि दिल्ली पे आक्रमण करने वाला। उस समय दिल्ली पे जो शासन कर रहे होते हैं वो मोहम्मद शाह का शासनकाल रहता है। मोहम्मद शाह का शासनकाल, और मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही ये आक्रमण करते हैं बाजीराव प्रथम। ठीक है, 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। बाजीराव प्रथम के मरने के बाद पेशवा के गद्दी पे बैठते हैं बालाजी बाजीराव। ठीक है, इसका शासनकाल होता है दोस्तों 1740 से 1761। ठीक है, तो इसको याद करेंगे आप लोग। ये तीसरे पेशवा बनते हैं 1740 ईस्वी में पेशवा बनते हैं, और इसका अन्य नाम रहता है नाना साहब। नाना साहब, तो क्वेश्चन कई बार पूछा है कि कौन से पेशवा का नाम नाना साहब है, तो दोस्तों बालाजी बाजीराव का। ठीक है, इसके समय में दोस्तों संगोला की संधि होती है 1750 ईस्वी में। किसके बीच, तो पेशवा के बीच और मराठा छत्रपति जो होते हैं उसके बीच। तो पेशवा और छत्रपति के बीच संधि होता है संगोला का संधि, और पूछा जाता है कई बार संगोला का संधि कब हुआ था, तो 1750 ईस्वी में होता है दोस्तों संगोला का संधि, जिसमें राजा राम द्वितीय जो उस समय पेशवा छत्रपति रहते हैं उसके बीच। तो राजा राम द्वितीय और पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच होता है दोस्तों संगोला की संधि, जिसमें संपूर्ण अधिकार पेशवा के हाथों में आ जाता है। उसके इसी संधि के साथ, संगोला के संधि के साथ छत्रपति
के हाथों से पूरा शासन किसके पास आ जाता है दोस्तों, तो पेशवा के पास आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद इसी के समय में दोस्तों पानीपत की तृतीय युद्ध हुई थी, जो कि काफ़ी फेमस है। पानीपत की तृतीय युद्ध जो हुआ था दोस्तों, वो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। अब अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक था, इसके बीच और मराठा के बीच युद्ध होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, और कब हुआ था, तो 14 जनवरी 1761 को हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं और मराठा बुरी तरह पराजित हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर पूछे पानीपत की तृतीय युद्ध के समय शासक कौन था, मराठा शासक, तो दोस्तों कौन था, देख लीजिए, बालाजी बाजीराव था। ठीक है, बालाजी बाजीराव का ही शासनकाल है 1740 से 1761। इसी के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और किसके किसके बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। इसमें मराठा सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे कौन, तो सदाशिवराव भाव। तो पूछेगा कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था उसमें मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो सदाशिवराव भाव कर रहे थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है, उसकी मराठा सेना के जो तोप खाना का नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, तो इब्राहिम खां गर्दी कर रहे थे। इब्राहिम खां गर्दी जो है मराठा के तोप खाना का नेतृत्व कर रहे थे। 1761 ईस्वी में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है और ये 1761 ईस्वी में जो युद्ध होता है जिसमें मराठा बुरी तरीके से पराजित हो जाते हैं, इसी युद्ध के सदमे के कारण बालाजी बाजीराव को 1761 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पेशवा बनते हैं माधवराव 1761 ईस्वी में पेशवा बनते हैं और इसके समय में सबसे बड़ी है कि 1772 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को दिल्ली के गद्दी पर बैठाने में मदद करता है। माधवराव के नेतृत्व में ही 1772 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को दिल्ली के गद्दी पर बैठाया जाता है और वो मराठा का संरक्षण स्वीकार कर लेता है। तो पूछा जाता है कि कौन ऐसा मुगल बादशाह था जो कि मराठा का संरक्षण स्वीकार कर लेता है, तो दोस्तों इसको भी याद रखेंगे आप लोग। शाह आलम द्वितीय एकमात्र मुगल बादशाह था जो कि मराठा का संरक्षण स्वीकार कर लेता है। 1772 ईस्वी में माधवराव की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद नारायण राव, माधव राय का छोटा भाई, पेशवा बनता है। कौन बनता है, माधव राय का छोटा भाई रहता है नारायण राव जो कि पेशवा बनता है और इसको 1773 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी जाती है। 1 साल के अंदर ही इसको क्या कर दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। उसके बाद नारायण राव का पुत्र रहता है माधव नारायण राव, वो पेशवा बनता है 1773 ईस्वी में। ये भी काफ़ी अल्प आयु में पेशवा बनता है क्योंकि इसके पिता नारायण राव की मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। इसके सहयोग के लिए, अब ऑब्वियसली बात है कम उम्र में बादशाह बनेगा तो कोई तो सहयोग के लिए चाहिए, तो इसके सहयोग के लिए बड़ा भाई कौंसिल नियुक्त किया जाता है। एक कौंसिल का नियुक्त किया जाता है जिसका नाम रहता है बारह भाई कौंसिल। तो बारह भाई कौंसिल का नियुक्त किसके सहयोग के लिए किया जाता है, तो माधव नारायण राव के सहयोग के लिए। इसका नेतृत्व कौन करता है दोस्तों, बारह भाई कौंसिल का जो नेतृत्व करता है वो नाना फडणवीस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, नाना फडणवीस। ये इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, नाना फडणवीस। इसके सदस्य कौन थे, तो दोस्तों महादजी सिंधिया जो थे वो इसके सदस्य होते हैं, किसके, बारह भाई कौंसिल के। इसके बाद देखिए नाना फडणवीस से जो क्वेश्चन पूछता है, नाना फडणवीस का जो मूल नाम था दोस्तों जनार्दन भानु। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाना फडणवीस का जो मूल नाम था वो क्या था, तो जनार्दन भानु था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसको मराठों का मैकियावेली भी कहा जाता है। किसको बोला जाता है, मराठों का मैकियावेली बोला जाता है दोस्तों नाना फडणवीस को। तो ये भी पॉइंट भी याद रखना है कि मराठों का मैकियावेली किसको बोला जाता है, नाना फडणवीस को बोला जाता है। और ये किसके द्वारा बोला गया था, तो नाना फडणवीस को ग्रांट डफ एक अंग्रेज था, मराठों का जो मराठों का इतिहास लिखा था उसी ने, ग्रांट डफ ने ही क्या बोला था दोस्तों, नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली बोला था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, ग्रांट डफ के द्वारा बोला गया था, मराठों का मैकियावेली किसको, नाना फडणवीस को बोला गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज का ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ मराठा साम्राज्य। कल के अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे पार्ट 2 में कि मराठा साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच कौन कौन से युद्ध हुआ था और किस तरीके से युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, सारे के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और क्या कारण रहता है जिसके कारण अंग्रेज और मराठा आपस में टकराते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते अगला वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में हम मराठा साम्राज्य को पूरा खत्म कर देंगे। अगर आप ये दोनों पार्ट को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में मराठा साम्राज्य से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, थैंक यू।